हेलो व्यूवर्स, मैं अशोक मुखर्जी। आप सबका तहे दिल से स्वागत। और मेरा बस कोशिश ये रहेगा कि इस चैनल के माध्यम से अगर स्टूडेंट को कुछ फ़ायदा होता है, कोशिश ही है, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर भी रहे हैं, तो चाहेंगे कि भाई वीडियो को पूरा देखोगे। फिजिक्स में कुछ ना कुछ फ़ायदा तो डेफिनेटली आएगा। और स्कूल लेवल मेंस नीट सारे बच्चे से कह रहे हैं, पूरा वीडियो को देखोगे, अच्छा लगता है तो लाइक कर दोगे। और अगर ऐसा फील होता है कि हाँ ऐसा इस तरह का वीडियोस और भी बने और फ़ायदा करेगा, तो सब्सक्राइब करोगे। कोई नया बात नहीं कह रहे हैं, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो एक्चुअली हम किए थे एक दो वीडियोस बनाए थे, ये 3 या 4 शायद वीडियोस बनाए थे इलेक्ट्रोस्टैट के ऊपर, जो कि क्लास 12 का एक टॉपिक है, चैप्टर है, यूनिट है। और इसमें जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि हम कूलम फोर्स के बारे में बताए थे, तो वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसा है कि अभी जैसे हम टॉपिक जो उठाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होगा, इलेक्ट्रोस्टैट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इसके पहले का जो वीडियोस है, यानी किसी स्टूडेंट को अगर लग रहा है, व्यूअर को लग रहा है कि हाँ पीछे वाला वीडियो भी देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीछे वाले वीडियो पे जाओगे, उसको एक बार देख लोगे, उसको समझ लोगे, और फिर आगे से कंटिन्यू अपना करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से जो भी वीडियोस आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट ये है क्या? ये फील्ड कहने का मतलब हम लोग नॉर्मली जैसे फील्ड समझते हैं कि अगर शाम का समय हम जा रहे हैं बाजार में, बाजार नहीं जा रहे हैं, शाम के समय पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और घर से कोई पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं, तो बोलते वो फील्ड की तरफ जा रहे हैं। मतलब फील्ड कहने का मतलब हम लोग कोई ग्राउंड, कोई स्पेस के बारे में समझते हैं, कोई जगह के बारे में समझते हैं। एग्जैक्टली फील्ड का मतलब तो यही होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, यानी एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा जगह जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाता है। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक का, और दूसरी बात है कि फील्ड में इलेक्ट्रिक वर्ड को जोड़ने का क्या मतलब है। तो ज़रा सा समझोगे, कूलम फोर्स में हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल है, फिलहाल तो हम दोनों पार्टिकल को ऐसे पॉजिटिव फॉर्म पे दिखा दिए कि Q1 Q2 है, दो पार्टिकल्स हम लोग के पास, चार्ज पार्टिकल्स। और अगर कोई हम लोग से ये पूछता है कि भाई इफ़ दीज टू पार्टिकल्स आर पॉजिटिव, तो फिर इस दोनों में किस तरह का फोर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब है कि वो नेचर ऑफ फोर्स पूछा जा रहा है कि अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा। तो हम लोग तो बिंदास कहेंगे कि भाई ये दोनों चार्ज पार्टिकल है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाला है, रिपल करने वाला है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आता है कि वाकई में क्या ये रिपल करेगा। अट्रैक्शन का तो खैर बात ही नहीं कर रहे हैं हम, बट क्या ये वाकई में रिपल करेगा। तो यहाँ एक कंडीशन होता है कि कोई भी चार्ज अगर हम फॉर्म करते, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, जिसके सराउंडिंग एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हम लोग समझते हैं, एक ऐसा जगह जहाँ पर वो किसी दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस या इफेक्ट डाल सकता है, हर चार्ज पार्टिकल के साथ ही। और ये चीज़ हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में 11th में देखे हुए हैं। हालांकि हम वीडियो नहीं बनाए हैं ग्रेविटेशन के ऊपर, बट स्टूडेंट्स अगर 12 का बच्चा पढ़ रहा है तो उसको मालूम होगा कि हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड बोल के भी कुछ होता है। तो इसमें जैसा अभी जो बात कर रहे थे कि हर एक चार्ज पार्टिकल का अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना हुआ है, और ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहने का मतलब है कि इसी को हम फील्ड समझते हैं, यही फील्ड है। यानी इसके सराउंडिंग एक फील्ड ये बना हुआ है, मान लेते हैं कि चलो स्फेरिकल फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर जब तक कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल नहीं आता है, तब तक उसके साथ इस पार्टिकल का किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक कन्फाइंड रीजन होता है, एक सराउंडिंग एक रीजन तैयार होता है, इस रीजन के अंदर में ही दूसरे को आना पड़ेगा। यानी यहाँ पर कहना बड़ा मुश्किल है कि Q1 Q2 के बीच में, हालांकि नेचर ऑफ फोर्स, इफ फोर्स एग्जिस्ट तो नो डाउट जो फोर्स बनता है वो फोर्स कैसा होगा, वो तो रिपल्सिव होगा अगर होता है तो। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कि फोर्स एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि फोर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा कि एक पार्टिकल को दूसरे के फील्ड में आना पड़ेगा। सिचुएशन कुछ ऐसा बना देते हैं कि चलो भाई एक पार्टिकल ये बनाते हैं हम, और इसका एक का इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सॉरी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहेंगे, और दूसरे का भी हम एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे बना लेते हैं और फिर उसको यहाँ रख देते हैं। अगेन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कोई किसी के फील्ड के अंदर है ही नहीं। और कह रहे जब तक एक पार्टिकल दूसरे के फील्ड के अंदर नहीं आता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एकदम ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह।
क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में भी यही है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है कि अगर हम इसको अर्थ समझ लें कि दिस इज द अर्थ, तो कहीं ना कहीं कोई जगह होता है आगे ऊपर या कहीं बाहर जहां पर, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेस। यानी स्पेस वो जगह है जहां पर किसी पार्टिकल को रख दो तो इसके ऊपर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होने वाला था ये डेफिनेटली नहीं होगा। तो क्लियर है भाई कि अर्थ का अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इतना बना हुआ है, उसके बाहर किसी पार्टिकल को हम रखे हुए हैं तो उसके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है। तो अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड बना सकता है तो फिर चार्ज पार्टिकल क्या गुना किया, वो भी तो अपना एक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन तैयार होता है हर एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग। यानी अगर हम ऐसा समझे कि चलो ये Q1 पार्टिकल है, इसका फील्ड तो इतना ही कन्फाइंड है, बट Q2 का फील्ड कुछ इस तरह का बना हुआ है, इतना बड़ा बना हुआ है, इतना बड़ा। अब फोर्स एक्ट होगा क्योंकि Q1 के फील्ड में Q2 नहीं है, बट Q2 के फील्ड में तो Q1 है। सो अब फोर्स एक्ट होगा दोनों के बीच में, हम लोग कहेंगे कि अब रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। तो ये तो सिंपल फील्ड वर्ड का मीनिंग क्या है वो है कि फील्ड किसको कहते हैं। बट न्यूमेरिकल फॉर्म, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक न्यूमेरिकल फॉर्म को समझना चाहे कि न्यूमेरिकल फॉर्म होता है क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी जानना है, तो हम लोग फिर चले जाते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे तरीके से समझने के लिए। कि अगर जैसे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है, सबसे पहले है यहाँ पर हम एक चार्ज को लेते हैं कुछ Q कैपिटल में लिए, साइन दे दोगे, अगर नहीं मतलब साइन गिवन नहीं है तो समझ लो कि वो पॉजिटिव है, और माइनस होगा तो डेफिनेटली वो गिवन होगा, नहीं है तो पॉजिटिव। फिर भी अगर दिक्कत है तो हम प्लस में से रखिए, ये रख दिया, और इसके साथ साथ इसका एक फील्ड रीजन इधर एज्यूम करते हैं। बट ये फील्ड रीजन कहाँ तक है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, अभी तो फिलहाल हम कुछ भी नहीं जानते। एक और पार्टिकल की हम बात करते हैं, एंड दिस पार्टिकल इज ऑल्सो चार्ज पार्टिकल, और इसको ऐसे किसी जगह पे हम रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि भाई क्या इस Q0 के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तो और एक कंडीशन डालते हैं कि ये जो कैपिटल Q चार्ज है इसके सामने इस Q0 की जो हम बात कर रहे हैं, Q0 यानी Q0 Q0, तो इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि कैपिटल Q से बहुत छोटा है। तो जितना छोटा मैग्नीट्यूड पे बात होगा उसका फील्ड रीजन भी उतना ही छोटा ही बनेगा। यानी यहां पर अगर कहे कि इतना डिस्टेंस पे किसके फील्ड में कौन आ सकता है, तो हम कहेंगे कि कैपिटल Q के फील्ड में Q0 आ सकता है, बट Q0 के फील्ड में इतना डिस्टेंस पे होते हुए कैपिटल Q नहीं आ सकता। फिर से सुन लोगे कि भाई इसका फील्ड बहुत छोटा है, इसका फील्ड बड़ा हो सकता है, यानी कि इसके कैपिटल Q के फील्ड में Q0 तो समा सकता है, आ सकता है, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस में हम रखे हुए हैं। बट Q0 का जो फील्ड होगा इस फील्ड में इट इज क्वाइट श्योर कि भाई कैपिटल Q नहीं आ रहा है। फिर भी कोई एक दूसरे के फील्ड में आने से ही फोर्स एक्ट होता है, तो कोई एक दूसरे के फील्ड में आने से अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये तो डिस्टेंस में होते हुए भी कैपिटल Q के फील्ड के अंदर हो सकता है। अगर फील्ड के अंदर है तो फोर्स एक्ट होगा, नहीं है तो हम क्लियर हो चुके हैं भाई, यहाँ पर मतलब हम लोग समझ गए कि फील्ड यहाँ तक आया ही नहीं है, तो हो सकता है कि फील्ड यहाँ तक हो। तो फिर इसी चार्ज को हम ऐसे किसी जगह पे अब रखें। अब इस समय क्या है कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ तक फील्ड बना हुआ है, यानी जिस जगह पे रखते हुए हम लोग सिर्फ फोर्स ऑब्जर्व करेंगे, हर जगह पे रखते हुए फोर्स ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कहाँ फोर्स एक्ट हो रहा है, कि फोर्स एक्ट अगर यहाँ हो रहा है तो ये फील्ड के अंदर है, तो थोड़ा और बाहर जाते हैं, अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा अंदर जाते हैं। ऐसे करते करते हम लोग यहाँ तक निकाल लिए कि दिस इज द फील्ड रीजन, क्योंकि इसके बाहर देख रहे फोर्स नहीं है, इसके अंदर में फोर्स है। तो कैपिटल Q का, इस कैपिटल Q का ये फील्ड बन गया, फील्ड रीजन बन गया। ऐसे में हम लोग अपने सुविधा के लिए इस कैपिटल Q को अब सोर्स चार्ज का नाम देते हैं। सोर्स चार्ज इसलिए क्योंकि सोर्स हम लोग उसी को कहते हैं जहाँ से कुछ हम लोग को मिले, और यहाँ से क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस चार्ज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सोर्स चार्ज। और इस चार्ज को हम एक नाम दिए कि भाई ये क्या है, टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसको लेके हमको टेस्ट करना है। TEST टेस्ट है, TASTE नहीं है,
TEST टेस्ट मतलब इस इसको जगह पे रखते हुए देखेंगे कि किस जगह पे रखने के बाद इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, कहाँ रखने पर उस पर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। सिंपल वी आर टेस्टिंग विद दिस चार्ज, तो इसको हम लोग टेस्ट चार्ज नाम दिया। अब ऐसा कोई एक हम लोग के पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना लेते हैं, चलो P, और कैपिटल Q से कह रहा है कि इट इज एट डिस्टेंस स्मॉल r। ये स्मॉल r के डिस्टेंस में, कैपिटल Q चार्ज से ये जो P पॉइंट है वो P पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल r, और इस P पॉइंट पे हम Q0 को रखे हुए हैं और देख रहे हैं कि भाई इस Q0 के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है। अब तो स्टूडेंट भाई तुम लोग भी सोचोगे कि सर इसका साइन तो मालूम है कि ये प्लस Q है, इसका साइन तो मालूम ही नहीं है कि प्लस या माइनस है। तो बताते हम लोग यहाँ पर लिखे हैं टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट एक्चुअली कहाँ से तैयार हो रहा है, टेस्ट चार्ज, और इसी तरह से एक वर्ड और हम लोग यूज करते हैं टेस्ट मास। अब तुम कुछ भी करोगे, मास को तो नेगेटिव ले नहीं सकते, तो टेस्ट मास का अगर हमसे कोई साइन पूछ दे कि सर टेस्ट मास का साइन क्या होगा, मास तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको हम लोग अगर पॉजिटिव रखते हैं, सेम कंसिडरेशन यहां पर लगा के टेस्ट चार्ज को भी कहेंगे कि इट इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। तो हम लोग यहां पर टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ले लिए, यानी कि Q0 इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो और ये फील्ड के अंदर में है, कैपिटल Q के फील्ड के अंदर में है, तो कैपिटल Q इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। अब कंडीशन ये है कि ये जो स्मॉल Q0 चार्ज को हम लिए हुए हैं P पॉइंट पर, और ऐसा P पॉइंट, इस तरह का पॉइंट हम कहीं भी बना सकते थे इस फील्ड के अंदर, यानी किसी भी जगह पे बना देते हैं, कहीं पर भी हम उस Q0 को रख के टेस्ट करते हैं, तो क्या हर एक जगह पे उस Q0 के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू कैपिटल Q, वो क्या सेम होगा, एक जैसा? तो भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि फोर्स प्रोपोर्शनल 1/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ काम करता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं होगा। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, दूसरा यहां पर कंडीशन क्या है, अच्छा इससे जितना हम दूर जाएंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड घटेगा। साथ साथ है कि ये जो कैपिटल Q का फील्ड की बात कर रहे थे, हम यहां पर बात कर रहे थे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आके कह रहे खत्म हो रहा है, तो खत्म अगर होगा तो ऐसा नहीं है कि ये फील्ड एब्रप्टली खत्म हो जाएगा, क्या अचानक यहां पर इसका फील्ड है और ये यहां पर बना, इसके बाद फिर कहीं बना, मतलब होता है कि सडन किसी जगह पे, सडन नहीं, एक्चुअली यहां से ग्रेजुअली धीरे धीरे फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होते होते फाइनली यहां जाके वैनिश हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इस जगह पे आके ये वैनिश हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वैनिश हुआ है, उसके साथ साथ फोर्स भी वैनिश हुआ है, यानी फोर्स अगर इस आर के साथ इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां बनने जा रहा है, इससे जो फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट कर रहे हैं, दिस ई मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू आर, लाइक इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करें, ऐसे बने, क्योंकि इससे रिलेटेड फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर Q0 को हम यहाँ कहीं भी रख देते हैं, जितना उसके क्लोज करेंगे, सामने करेंगे, उतना क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, जितना दूर करेंगे उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड घटेगा। इसका मतलब है कि ये जो फील्ड का जो स्ट्रेंथ बन रहा है, या फील्ड यहाँ पर आके अगर खत्म हो रहा है, तो तुरंत हम लोग भी सोचना शुरू किए हैं कि फील्ड अगर खत्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस हर जगह पे फील्ड का अपना स्ट्रेंथ भी होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उसको कह रहे हैं कि वो भी फोर्स की तरह इस तरह से कुछ डिपेंडेंस फॉर्म पे आना चाहिए आर के साथ। बट ये कैसे संभव है, आर के साथ अभी हम लोग रिलेशन ऐसा कोई डिराइव भी नहीं किए हैं और डायरेक्ट पहुंच रहे हैं वहां पर कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज।
इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और वो भी फोर्स पर यूनिट चार्ज जो हम लेंगे वहाँ पर एक्टिंग ऑन ए, यहाँ एक टर्म यूज कर रहे हैं भी, वैनिसिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज, वैनिसिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज मतलब है कि अगर हम इस P पॉइंट पे फील्ड को निकाल रहे हैं, यानी यहाँ पर कहेंगे, बहुत ऊंचा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इस P पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकाल रहे हैं, वो फील्ड हम लोग पहले देख चुके हैं, फील्ड किसका बनेगा, कैपिटल Q का बन रहा है, सोर्स चार्ज का, क्योंकि यहाँ पर सोर्स चार्ज ही फील्ड बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P यानी E इज इक्वल टू, फील्ड को कैपिटल E से लिख रहे हैं, तो वहाँ पर जो चार्ज Q0 मौजूद है, ये जो Q0 यहाँ पर रखा हुआ है, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हुआ, और पर यूनिट चार्ज, इसी को कहते हैं हम लोग फील्ड। अब ये जो फील्ड का कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है, फोर्स बाय चार्ज, और फोर्स भी किसके ऊपर कह रहा है, Q0 के ऊपर, तो हम लोग तो जानते हैं कि ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल, चलो प्रोपोर्शनल में ही रखते हैं, तो कैपिटल Q एक चार्ज है, ये लगा रहा है, इस पे लगा रहा है बाय r²। तब तो पता चल गया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर E प्रोपोर्ट इस तरह से लिखते हैं, या फिर इससे हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी हम लोग के पास फॉर्म होता है उसी को रखते हैं। चलो K, सो E इज इक्वल टू, अब क्लियर है क्योंकि फोर्स पर यूनिट Q0 है, तो Q0 से हम डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद ये इस तरह का फॉर्म पे आ जाएगा ऐसे। और K का वैल्यू हम लोग को मालूम है कि इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस में, या फिर हम लोग इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं नॉट देंगे तो फिर एप्सिलॉन r, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लगाना होगा, तो हम लोग इस फॉर्म पे रखे हुए हैं। तो अल्टीमेटली तो दिख ही रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली डिपेंड करता है किसके ऊपर, r² के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और थोड़ा सा देखेंगे कि ये तो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो इसका मतलब है कि अगर हम फोर्स को वेक्टर कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इस पॉइंट पे जो भी फील्ड बना है, यहाँ पर P पॉइंट पर, वो फील्ड, ये फील्ड का अपना एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। आते हैं उस डायरेक्शन पे, लेकिन उसके पहले यहाँ एक टर्म यूज किए हुए हैं, वैनिसिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज। तो Q0 जो हम यूज किए हैं उसी को टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, और उसके बारे में यहाँ पर एक कंडीशन लागू कर दिए कि भाई Q0 जो चार्ज होगा वो चार्ज कैसा होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्मॉल, एज फार एज पॉसिबल, जितना छोटा हो सके अच्छा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग ये जो फील्ड यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, वो फील्ड इस कैपिटल Q का फील्ड है। यहाँ थोड़ा सा गौर करोगे क्या बोल रहे हैं, कैपिटल Q का फील्ड है, और कैपिटल Q का फील्ड, अब कैपिटल Q चार्ज है, ये चार्ज हो सकता है कि एक पॉइंट चार्ज हो, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने वाला चार्ज हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो कैपिटल Q चार्ज है ये किसी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज कैपिटल Q हो, यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से भी फील्ड हम इस तरीके से बना सकते हैं। समझ लेते हैं कि चलो ये बहुत दूर में है, तो दूर में है तो फिर हम लोग इस जितना भी चार्ज इसमें है उसको पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, यानी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड, ऐसा हम समझ सकते हैं। बट इस चार्ज को कुछ भी तरीके से, किसी भी तरीके से रख दे, यहाँ पर Q0 को छोटा लेने का मतलब क्या है? छोटा लेने का मतलब ये है कि अगर यहाँ स्मॉल Q0 को बहुत बड़ा ले लिया जाए, और ये कोई हमारे पास एक बॉडी है हैविंग चार्ज कैपिटल Q, तो कैपिटल Q चार्ज होने का मतलब ये समझते हैं कि उस बॉडी में कुछ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इस जगह पे। इलेक्ट्रॉन है नहीं ऐसा नहीं समझते, इलेक्ट्रॉन होगा बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम लोग को ये यहाँ पर प्लस में दिख रहा है। और जैसे ही यहाँ पर हम इस Q0 को भी बड़ा करके ले लेंगे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इस बड़ा चार्ज का इफेक्ट क्या होगा कि वो आके इस बॉडी का चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देने का मतलब होता है कि इफ Q0 इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो Q0 क्या करेगा, इसका जो प्लस चार्जेस है उसको एक तरफ वो ढकेल देगा दूर में, और सामने उठा के लाएगा वो जितना भी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह या नेगेटिव चार्जेस है उसको। ऐसे में क्या होता है कि इस बॉडी से हम फील्ड तो फाइंड कर रहे थे कि सोर्स चार्ज का कितना फील्ड P पॉइंट पे बन रहा है, और वो P पॉइंट पे इतना फील्ड वो बना लिया,
ये फॉर्म पे। लेकिन अब कंडीशन, अब दिक्कत क्या आ गया, दिक्कत ये आ गया कि भाई यहाँ जो फील्ड बन रहा था वो कैपिटल क्यू का एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया हुआ चार्ज से बन रहा था, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो नेगेटिव अपना फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव अपना फील्ड बनाएगा। जब डायरेक्शन हम लोग समझ लेंगे कि नेगेटिव का क्या है, अभी फिलहाल के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि नेगेटिव का फील्ड इनवर्ड है और पॉजिटिव का आउटवर्ड है, तो फिर एक रिजल्टेंट फील्ड बनने वाला है, और वो रिजल्टेंट फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा विल बी समहाउ डिफरेंट फ्रॉम दिस वैल्यू, इससे डिफर करेगा। इसलिए कंडीशन डाल दी कि नहीं, हमको एक्चुअली उस कैपिटल क्यू का ही फील्ड का जरूरत था, तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल क्यू नॉट, इसको प्रिकॉशन के तौर पे सावधानी हम लोग का कि नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा लेंगे। बुक में ये क्वेश्चन भी रहता है, साथ साथ ये बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन भी है, बोर्ड में भी पूछा जाता है कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से डिफाइन करते हैं तो वैनिशिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं, बड़ा लेने में दिक्कत क्या, तो बड़ा लेने में यही आफत है, इसलिए हम लोग प्रिकॉशन के तौर पे क्या करते हैं, क्यू नॉट को छोटा रखते हैं। अब रह गया कि इस फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक बार हम यहाँ मेंशन भी किए हैं कि मान लिए कि नेगेटिव है तो बाहर तरफ, पॉजिटिव है तो ये सॉरी नेगेटिव है तो अंदर की तरफ और पॉजिटिव है तो बाहर तरफ, यानी इसका फील्ड जो बनेगा ये इधर चला जाएगा और इसका फील्ड जो बनेगा वो इस तरफ चला जाएगा। ये कंसेप्ट क्या है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही काम हो रहा है, तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आता है हम लोग का कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और टॉपिक आ जाता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम पूरा डेफिनेशन ऐसे नहीं लिख रहे हैं, बट बता रहे हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक हम इस तरह का कोई एक पाथ, इस तरह का ही पाथ ले, नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है, हम एक किसी तरह आर्बिट्री शेप में एक पाथ ले लिए और इस पाथ में किसी भी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए, तो दिस टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। और ये कंडीशन, ये कंसिडरेशन भी कहाँ से तैयार हो रहा है कि ये पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट डाल देते हैं, यानी कि उस पाथ के ऊपर किसी पॉइंट पे टेंजेंट डाल दे तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही शो करेगा। तो जस्ट थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं इसको। हम लोग एक टेस्ट चार्ज अपने से फिर से एज्यूम करते हैं कि दिस इज क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, ये एज्यूम किए, और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के साथ साथ हम अब इसके सराउंडिंग पे दो और चार्जेस को ले लिए, इस एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और इसमें क्या होने वाला है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू सराउंडिंग दो चार्जेस आने से हम समझ सकते हैं कि इस प्लस क्यू से क्यू नॉट के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि क्यू नॉट तो टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज को हम प्लस में लेंगे। माइनस क्यू भी इसे क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो देयर विल बी अनदर फोर्स F2। अब सोचो कि अगर इस क्यू नॉट को हम इलेक्ट्रोस्टैट का जो हम पहला वीडियो बनाए थे उसमें इलेक्ट्रोस्टैट का मीनिंग को क्लियर किए थे, तो वीडियो को देखोगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में सब कुछ है, हर वीडियो को कोशिश करोगे कि हाँ उसको कम से कम एक बार देख ले, क्या है नहीं है, पीछे क्या टॉपिक था। उस कंडीशन डाला गया था कि इलेक्ट्रोस्टैट में द चार्ज इज नॉट अलाउड टू मूव, बट यहाँ पर हम फिर से एक बार अपना उस कंडीशन को तोड़ते हैं और कह रहे हैं कि चलो क्यू नॉट से कह रहा है कि भाई क्यू नॉट तुम फ्री हो और तुम्हारे ऊपर अभी ये सिचुएशन पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहा है, एक रिपल्सिव एक अट्रैक्टिव, F1 इज रिपल्सिव, F2 इज अट्रैक्टिव। तो तुम अगर फ्री हो तो तुम किधर जाओगे, तो वो अपने से तो जा नहीं सकता, लेकिन इसको भेजेगा, कौन भेजेगा, तो ये दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट जो बनेगा उस रिजल्टेंट वेक्टर से हम लोग निकालते हैं इसको, ये रिजल्टेंट की तरफ वो भागने वाला है। जैसे ही वो क्यू नॉट फ्री कर दिया गया और क्यू नॉट आगे बढ़ा, तो डिस्टेंस भी हम देख रहे हैं कि इधर से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ये डिस्टेंस बदल रहा है, ये डिस्टेंस बदल रहा है। इसका मतलब है कि ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये जो मैग्नीट्यूड आने वाला है F1, अब वो F1 नहीं रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड बदल के कुछ और बन गया, F1 प्राइम बन गया। तो अट्रैक्टिव फोर्स F2, ये भी, इसका भी तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और चेंज क्या होगा कि F2 से F2 प्राइम का वैल्यू बड़ा होगा, क्योंकि वो क्लोज हो जा रहा है, क्यू नॉट अब चला गया सामने थोड़ा सा, और इधर से डिस्टेंस बढ़ने के कारण कह रहे हैं कि
F1 प्राइम का वैल्यू F1 से छोटा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि फिर अगर हम इस दोनों का एक रिजल्टेंट फॉर्म करें तो रिजल्टेंट अब इधर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा तो रिजल्टेंट भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट अब झुकना शुरू करेगा, ये टिल्ट होते जाएगा बड़ा मैग्नीट्यूड की तरफ। ये तो वेक्टर का रूल है कि जो रिजल्टेंट होता है ऑलवेज ये टिल्ट होता है, ये लीन हो जाता है किसके तरफ, ग्रेटर मैग्नीट्यूड की तरफ। तो ये धीरे धीरे रिजल्टेंट तो फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर छोड़ दिए क्यू नॉट को, क्यू नॉट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर इसके ऊपर वही स्थिति होगा। फाइनली अगर हम इस क्यू नॉट का पाथ को ऑब्जर्व करें तो ये पाथ हम लोग को कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह का एक पाथ हम लोग को बनते हुए दिखेगा। बट ये सब चीज़ तभी संभव है जब क्यू नॉट इज अलाउड, मतलब इज फ्री टू मूव। अलाउ तो कर ही देंगे कि भाई चल लो, तुम जिधर जाना है जाओ, लेकिन अगर वो फ्री है तो इस तरह का एक पाथ यहाँ पर वो फॉर्म करेगा, और ऐसे पाथ को हम लोग कहते हैं इस द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो शायद ये सोच रहे हो कि सर इस क्यू नॉट को इस तरह से आप क्यों रखे, आप तो ऐसा कर सकते थे कि यहाँ माइनस क्यू रख देते, यहाँ पर प्लस क्यू रख देते हैं और यहाँ क्यू नॉट रख देते। ऐसा भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, हो सकता है। अब क्या हो जाएगा कि इस तरह का एक फोर्स पहले आ जाएगा, ये रिपल्सिव इधर से, फिर यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स F2, फिर इसका रिजल्टेंट इसी लाइन पे बनेगा, फाइनली ये चार्ज इस तरह का एक पाथ फॉर्म कर लेगा। यानी ये जो पाथ हम कर्व्ड के फॉर्म पे देखें या फिर स्ट्रेट लाइन के फॉर्म पे देखें, ऐसे ही पाथ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और फिर से एक बार देखो इसको कि इतना एकदम लग रहा है कि हम चीज दिए हैं मार्कर लेके, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर से करते हैं इसको, हम लोग क्या किए, क्यू नॉट को रखे ऐसे किसी जगह पे, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा था, ये रिपल्सिव फोर्स है F1 और इधर से ये अट्रैक्टिव फोर्स है F2, और कह रहे हैं कि दिस इज द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट बना। तो चलो भाई पाथ को ही बना लो पहले, जो पाथ यहाँ बनने वाला था उस पाथ को पहले हम यहाँ पर तैयार कर लिए। अब इस रिजल्टेंट को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो इस पॉइंट पे, ये जो रिजल्टेंट बन रहा है ये इस पॉइंट पे आके टेंजेंट बन गया, ये तो टेंजेंशियल लाइन पे चला गया। और ये रिजल्टेंट क्या शो कर रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स को ही शो कर रहा है, इस F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स। और अगर ये रिजल्टेंट फोर्स F है और F पर यूनिट चार्ज कर दे और इस पे वेक्टर लगा के यहाँ भी हम वेक्टर की बात करें तो एक बात तय है, अब क्लियर है कि भाई फोर्स का डायरेक्शन फील्ड का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब है कि ये जो टेंजेंट है ये अल्टीमेटली, ये टेंजेंट इस पाथ के ऊपर अल्टीमेटली क्या शो कर रहा है, सोच द फील्ड, वो फील्ड को शो करता है। वो इस कर्व पाथ के ऊपर कह रहा है कि किसी भी इस तरह का कोई भी पाथ, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये कर्व हो सकता है, ऐसे किसी पाथ के ऊपर व्हेनेवर वी विल जस्ट ड्रॉ ए टेंजेंट, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे क्या शो करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। वो यहां से भी पता चलता है। अब ये जो टेंजेंट हम ऐसे करके ड्रॉ किए हुए हैं, इस टेंजेंट को जरूरी तो नहीं है कि बीच में ही आके ड्रॉ करें, वी कैन ड्रॉ इट, यहां भी हम कर सकते थे। तो यहां जरा सा सोचो कि यहां अगर करते हैं और इस चार्ज के बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू करो तो पता चलता है कि कैपिटल क्यों, क्योंकि ऐसा इमेजिन कर लो कि ये दोनों काफी दूर में है और ऐसे जगह पे जो भी फील्ड बन रहा है वो फील्ड सिर्फ इस कैपिटल क्यू का फील्ड है। यहाँ हो सकता है कि ये दोनों का, यहाँ जो फील्ड बन रहा था वो दोनों का यानी कि माइनस क्यू प्लस क्यू का मिला के फील्ड बन रहा था। बट ऐसे किसी क्लोज जगह पे जब हम सोचते हैं, क्लोज कहने का मतलब है कि क्यू प्लस क्यू के क्लोज किसी पॉइंट पर, और माइनस क्यू काफ़ी दूर है और माइनस क्यू का कोई असर वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, और उस जगह पे हमको फील्ड मिला क्योंकि हम यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो ये फील्ड जो है वो फील्ड इसी का है, प्लस क्यू का। और प्लस क्यू का फील्ड कैसा दिख रहा है, तो चार्ज से बाहर की तरफ। फिर मान लो कि माइनस क्यू से तो कैपिटल प्लस क्यू बहुत दूर है, तो भाई माइनस क्यू के बारे में जरा सोचना शुरू करो। अब यहां पर आके कह रहे हैं कि एक मिनट, जो बता रहे थे, कह रहे थे कि इसमें जो हो रहा है कि ये माइनस, अब माइनस क्यू के बारे में सोच रहे थे कि चलो माइनस क्यू प्लस क्यू से काफ़ी दूर है, यानी कि ऐसे जगह पे जब हम फील्ड की बात करेंगे तो ये जो फील्ड यहाँ बनने वाला टेंजेंट ड्रॉ करके
मान लेते हैं ये टेंजेंट बना है ऐसे, शायद दिख रहा होगा। तो ये टेंजेंट अब ऐसे किसी पॉइंट पे फील्ड दिखा रहा है, बट ये फील्ड किसका है? तो कहेंगे माइनस क्यू का फील्ड है, क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू काफ़ी दूर है और ऐसी जगह पे आके ये अपना फील्ड शायद ही बना पाए। यानी वहाँ जो भी फील्ड है हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि वो फील्ड माइनस क्यू का है, और फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है? तो जा रहा अंदर की तरफ। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर प्लस का फील्ड होगा तो वो आउटवर्ड होगा, माइनस का फील्ड होगा तो वो इनवर्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, तो अब कोई भी एक अच्छा सा बुक से जो स्कूल लेवल में है इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर के लिए, या फिर कोई कम्पिटिटिव बुक, उसमें भी गिवन होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के, कुछ प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज में क्या है कि एक तो है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करते हैं, इट इज द इमेजिनरी लाइन। और इमेजिनरी लाइन कहने का मतलब है कि हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये तभी बनता है जब चार्ज मोशन में होगा, और इलेक्ट्रोस्टैट बिल्कुल अलाउ नहीं करता किसी चार्ज को मोशन, कि वो मोशन पे रहे। मतलब वहाँ किसी का जोर जबरदस्ती चलने वाला नहीं किसी चार्ज पार्टिकल का, तो कंडीशन इम्पोज कर दिया गया है। इसलिए कहते हैं कि जो भी लाइन यहाँ पर बनता है वो कैसा होता है? इमेजिनरी। अच्छा, दूसरे बात करेंगे कि इट मे बी कर्व्ड, ये कर्व्ड हो सकता है, ये स्ट्रेट हो सकता है। देख लिए हम लोग, ये कर्व्ड हो सकता है, यहाँ भी देख चुके हैं, ये स्ट्रेट भी हो सकता है। तीसरा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए बात करेंगे तो इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड। लिख नहीं रहे हैं, बुक में तो दिया हुआ है। कह रहे कि दो लाइन कभी भी इस तरह का दो लाइन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ चार्ज पार्टिकल यहाँ चार्ज पार्टिकल, तो दो एक ही लाइन बन रहा, तो और भी लाइन्स बन सकता है यहाँ पर, और भी ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तैयार हो सकता है। और कितना लाइन्स बनता है ये गॉसेस थ्योरम है। गॉसेस थ्योरम से हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना लाइन्स टोटल बनता है। हालांकि अभी तक सिर्फ हम इतना ही बताएंगे यहाँ पर कि जो भी लाइन्स, एक चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं कि कोई भी मेरे पास है और इससे बहुत सारा लाइन्स ऐसे बन सकता है, तो जितना भी लाइन्स यहाँ पर बनेगा उस लाइन का जो नंबर होगा विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसका नंबर भी इवेनेट्स होगा, वहाँ से निकलेगा या वहाँ पर आएगा। चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। खैर इस पर हम लोग और आगे जाके बात कर लेंगे क्या है नहीं है। तो अभी जो कह रहे थे प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि प्लस के लिए आउटवर्ड है, माइनस के लिए इनवर्ड है। एक प्रॉपर्टी ये है कि ये जो हम अभी बताया कि बहुत सारा लाइन्स यहाँ से बन सकता है, लेकिन गौर करोगे कि कोई भी दो लाइन्स ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि इंटरसेक्ट होने का मतलब है कि देयर विल बी ए इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस पॉइंट पे जब हम कोई टेंजेंट डालते हैं, दो पाथ है तो दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ये एक ही जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन को शो करता है, दो टेंजेंट, जो कि फिजिकली संभव नहीं है, क्योंकि वेक्टर का ये रूल नहीं है। क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन डेफिनेटली चाहिए, बट डायरेक्शन चाहिए का मतलब नहीं है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का एक जगह पे डायरेक्शन एक से अधिक बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक ही डायरेक्शन होगा, तो एक डायरेक्शन पे कर लिए। फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में, जैसे ये प्लस से स्टार्ट होता है, माइनस पे आके खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे करके गया, दोबारा फिर यहाँ से रिटर्न आके प्लस में खत्म नहीं हो सकता, यानी कभी भी ये कोई क्लोज पाथ नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज पाथ फॉर्म नहीं करेगा, वो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे आके एंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर माइनस से शुरू किया फिर आके रिवर्स प्लस में पहुंचा, ऐसा नहीं है। तो ये क्लोज फॉर्म पे तो होता नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप में हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा। अगर होता तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, क्योंकि उस जगह पे टेंजेंट डालने से तो हमको फील्ड मिलता है, फील्ड का डायरेक्शन। तो कंडक्टर के अंदर में फील्ड नहीं होता है। ये सब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज। और है कि अगर हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई कंडक्टर मान लेते हैं कि चलो भाई कोई कंडक्टर हमारे पास है, चार्ज कंडक्टर है, तो यहाँ प्लस लिए हुए हैं, गौर करना, प्लस लिए हैं तो लाइंस डेफिनेटली बाहर की तरफ जाएगा। तो जो भी लाइंस ये बाहर की तरफ जाता है इस नॉर्मल टू द सरफेस, जो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर बन रहा है, जितना भी लाइंस वहाँ से निकल के बाहर की तरफ जाने वाला है, सारा लाइन कैसा होगा? सरफेस के साथ ये नॉर्मल होगा। और ये कंसेप्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ रिलेटेड है, लिंक्ड है। तो हम लोग जब इक्विपोटेंशियल सरफेस को पढ़ेंगे तो उस समय समझ में आएगा कि ये एक्चुअली ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर, ऐसे करके लाइंस क्यों नहीं बनता है।
इसका लाइन्स इस तरह से क्यों नहीं बनता है, ठीक है, ऐसे क्यों नहीं लाइन्स निकल के जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं जा सकता क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के कंसेप्ट के बाहर हो जाएगा फिर। तो चलो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज़। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे और उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल अगले वीडियो पे ही। तो वीडियो अगर समझ में आ गया, अच्छा लगा है, तो भाई लाइक करोगे, वहाँ कंजूसी मत करना। और अगर लगता है, अगर फील होता है, दिल से फील होता है कि हाँ ये वीडियो फ़ायदेमंद है और ऐसा वीडियो हम लोग के लिए फ़ायदा करेगा, अगर ऐसा फील होता है तो सब्सक्राइब करोगे और दूसरे को भी फ़ायदा हो इसलिए शेयर करोगे, ठीक है, इतना तो उम्मीद रखेंगे क्या। तो अगला वीडियो पे आते हैं फिर, तब तक कहेंगे सबको बढ़िया से रहोगे, पढ़ाई करोगे और एकदम ध्यान से बढ़िया से, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि ये पढ़ाई करना है सिर्फ। चलो ठीक है, तब तक बाय।